हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ज्योति है और मैं लाइव हूँ रिचेस मल्टी सर्विसेज के पेज से। रिचेस मल्टी सर्विसेज एक मल्टी सर्विस कंपनी है जो डील करता है इन्वेस्टमेंट में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, एस्ट्रो में, एस्ट्रोलॉजी में और ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में। अगर आपके पास अगर आपने रिचेस मल्टी सर्विसेज का पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करिए ताकि टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फेसबुक के थ्रू। तो जैसे कि आज का हमारा सेशन था अस्थमा से है, तो अस्थमा से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। अस्थमा कैसे होता है, किस प्रॉब्लम से मतलब किस रीज़न से होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो अस्थमा है, अस्थमा को हम दमा भी कहते हैं। बेसिकली ये सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बेसिकली अस्थमा या दमा के कारण ही ऐसा होता है। अगर हम अस्थमा या दमा की बात करते हैं तो जिन्हें सीने में दर्द होता है, बार बार खांसी आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली कभी कभी ये लक्षण हमें नहीं दिखते हैं तो भी जिन्हें बहुत जकड़न सी महसूस होती है सीने में, उन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। सांस नली में जलन या सिकुड़ना या सूजन के कारण भी अस्थमा, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न अस्थमा हो सकता है। और कभी कभी ज़्यादा कफ बनता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये आपकी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, जान का खतरा भी बना रहता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी नॉर्मल ही रहती है। अगर ये नॉर्मल है, अगर थोड़ा बहुत है तो चलता है, बट अगर जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो टाइम से आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, अदरवाइज ये आपको जानलेवा साबित हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा सांस की नली और फेफड़ों से संबंधित एक रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसमें सांस की नली ब्लॉक होती है या बहुत पतली होती है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके कारण या तो बहुत छोटी, जैसे हम पूरी ब्रीथ लेते हैं, इन करते हैं, आउट करते हैं, बट जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उन्हें छोटी छोटी सांस लेने पड़ती है, छाती में कसाव सा महसूस होता है और खांसी आती है। अस्थमा बेसिकली एक एलर्जी भी होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को धूल से प्रॉब्लम होती है, कोई घर में जैसे आप डस्टिंग करते हैं घर में, ऐसा नहीं कि आप बाहर जाते हैं, या एयर पोल्यूशन के कारण ही होती है। एयर पोल्यूशन तो इसका एक मेन रीज़न है ही, बट अगर आप घर पे हैं, अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो भी आपको डस्ट से एलर्जी होती है। उसके अलावा सोप से नहाने वाले या बाथिंग सोप से भी एलर्जी हो सकती है। परागकण होता है एक, जैसे आप फ्लावर को स्मेल करते हैं, उसे सूंघते हैं, तो जो उसके छोटे छोटे कण आपके नाक के थ्रू जो आपकी सांस की नली में जाता है, उससे भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने घर में कोई भी पेट एनिमल पाल रखा है, आपके घर पे है, तो जो उसके हेयर होते हैं उससे भी हो सकती है, क्योंकि वो भी आपके अगर आप उसे जैसे आपने अपने जानवरों को ऐसे हाथ से करते हैं, सहलाते हैं, उसके बाद अगर आप मुंह पे हाथ लेते हैं, अगर हाथ क्लीन नहीं करते हैं, तो वो भी आपके जो हेयर्स है वो छोटे छोटे आपके सांस की नली में जाता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है, क्योंकि स्मोक का सीधा रिलेशन आपके फेफड़े से होता है।
तो भी आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। परफ्यूम से हो सकती है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे परफ्यूम से या बहुत डार्क फ्रेगनेंस से एलर्जी है, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो, उससे भी इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पोल्यूटेड एयर के संपर्क में आते हैं तो भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है। बार बार जल्दी जल्दी मौसम का चेंज करना, जैसे अभी है, कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है, फिर एकदम से बहुत गर्मी पड़ने लगती है। तो ये जल्दी जल्दी जो मौसम का चेंज होना है, उससे उससे भी अगर आप अस्थमा या दमा के पेशेंट हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घबराहट होता है और सीने में जकड़न सी महसूस होती है। आप इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इस बेसिक इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अस्थमा के? बार बार कफ का रहना, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है आपको अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम है। अगर आपको वाइट कलर का बलगम आता है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, अगर देखिए, अगर कोई भी नेचुरल चीज़ हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर टाइम से ज़्यादा आता है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको एक बार इसका चेकअप कराना चाहिए। सांस लेने में अगर घर्रे घर्रे की आवाज़ आती है तो भी ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लगता है सीने में जैसे किसी ने जकड़ रखा है, तो भी ये एक अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है वो जेनेटिक हो सकती है। अगर आपके माता पिता को या उनके माता पिता को है तो भी आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। एलर्जी होना, अगर कुछ लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, कभी पोल्यूशन से, कभी डस्ट से, कभी फ्रेगनेंस से, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और या तो आप ऐसी केमिकल कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पे फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो स्मेल होती है केमिकल की बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जिन्हें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, बट अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं तो फेस में आप अपने मास्क लगा के जाइए, पूरे केयरफुल होके जाइए। बट अगर किसी को बीमारी है अस्थमा की और वो ऐसी जगह काम कर रहे हैं तो अपना दवा जो भी आपका इनहेलर वगैरह है उसे प्रॉपर यूज़ करिए और हमेशा अपने पास रखिए। अस्थमा के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी जो भी बेसिकली उनका इनहेलर, उनके जो भी डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट कर रखा है उसे आप टाइम टू टाइम यूज़ करते रहिए जब भी आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा जितना हो सके पोल्यूटेड एयर से आप बचिए। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है अस्थमा से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। कुछ भी क्वेश्चन आता है या कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा के जिन्हें अस्थमा के जो पेशेंट हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, थोड़ी चिकनी चीज़ें जो होती है, मलाई हो गई, उन्हें इन चीज़ों को खाने से थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो मूंगफली खाते हैं, सोया खाते हैं तो भी उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों का कम खाइए। अगर आप एकदम से नहीं खाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि दूध पीना बहुत ज़रूरी है तो आप उसका मलाई हटा के या काऊ मिल्क ले सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बट जिस टाइम आपको प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा बढ़ा हुआ है, उस टाइम मत लीजिए, आप आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर आप फिश खाने के शौकीन हैं तो आप अगर इस समय जिस समय आपको अस्थमा अटैक हुआ है उस समय मत खाइए। और अगर बाद में भी खाते हैं तो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो वो फिश आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा आप हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट खाइए, हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए। जामुन खा सकते हैं, जामुन नेचुरल है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। विटामिन डी युक्त खाना भी खाइए जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
ऑयली चीज़ें मत खाइए, वो नुकसान कर देता है। और बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार या बहुत तीखा मत खाइए। जिन्हें प्रॉब्लम है वो तो थोड़ा इग्नोर करिए, बट अगर आपकी फैमिली में है, फैमिली मेम्बर में किसी को है, तो आप अपना ध्यान रखिए। अगर नहीं है आपको बीमारी तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके फैमिली में किसी को है तो अपने आप को थोड़ा केयर करके चलिए, अच्छा फ़ायदा है आपके लिए। संतुलित भोजन करिए, बहुत एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। एक बार में ज़्यादा खाने से फिर हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा खाना नहीं, आराम आराम से जितना खाना आप सारा दिन में खाते हैं 3 टाइम पे, उतना खाना आप 2-2 घंटे में सारा दिन में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पनीर या मशरूम ना खाएं या कम खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डेयरी के प्रोडक्ट थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं। ज़्यादा नमक मत खाइए, अगर आप नमक खाते हैं बहुत ज़्यादा तो उसमें प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कि नमक कम खाइए। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा कम खाइए क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, तो ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अगर प्रॉब्लम उस समय है तो कम खाइए, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बियर मत पीजिए, कम से कम पीजिए। ठंडी बियर एकदम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उसे कम खाइए। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड फूड होता है आपका जैसे चाइनीज़ खाना होता है, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, ये नुकसान करेगा। तो कोशिश करिए कि इसे थोड़ा इग्नोर करिए, कम खाइए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरा, इनमें मोनोसोडियम होता है, ग्लूटामेन ज़्यादा होता है, जिससे अस्थमा बढ़ने का चांसेस होता है। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करिए। विंटर्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बेसिकली ठंड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ठंड में गाजर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप गाजर का जूस पीजिए। गाजर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। उसके अलावा खुली ताज़ी हवा में सांस लीजिए। कभी कभी घर में रहने से घुटन महसूस होती है तो छत पे जाकर आप वॉक कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में आप बाहर निकल के वॉक कर सकते हैं। पर अगर एयर पोल्यूटेड है तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए और मास्क का इस्तेमाल करिए। मास्क लगा के रहते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो मास्क तो वैसे भी अभी जिन्हें प्रॉब्लम है या नहीं है, मास्क अगर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए। वो आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करिए। जो भी आपका डेली रूटीन है, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, वो करिए। और 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, पानी ज़रूर पीजिए क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। तो टाइम सुबह उठते ही 1 से 1.5 गिलास, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि आपको 3 गिलास या 4 गिलास पीना है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है या जितना पी सकते हैं उतना ही सुबह गुनगुना, कोई 1 गिलास पी सकता है, कोई 2 गिलास पी सकते हैं, कोई 3 भी पीते हैं। तो जो जिसको हिसाब से, कोई बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी नहीं है, बट जितना पी सकते हैं आप गुनगुना पानी पीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठंडी चीज़ें इग्नोर करिए, जैसे आइसक्रीम हो गया या दही हो गया, फ्रिज से निकला हुआ तुरंत खाना, थोड़ा ठंडी चीज़ें इग्नोर करिए, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। गरम खाना खाइए। गरम खाना खाने से आपको, आपकी स्टेट बॉडी हीट रहती है, अच्छा खाना जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोशिश करिए ठंडा खाना मत खाइए, गरम खाना खाइए। कोशिश करिए कि आपको सर्दी जुकाम बुखार ना हो, ज़्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ना हो। अगर फील हो रहा है कि ऐसा होने वाला है तो गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए और आपकी जो भी मेडिसिन है उसको स्टार्ट कर दीजिए या डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए ताकि यह प्रॉब्लम आपको बढ़ने ना पाए। और कोशिश करिए ठंड ना लगे आपको, और सोते समय ज़्यादा तकिए का इस्तेमाल मत करिए क्योंकि उससे भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तकिया लगाते हैं, आपका सर ऊंचा हो जाता है, उसमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा तकिया मत लगाइए। और जो भी मैंने आपको बताया है अस्थमा से रिलेटेड कि ये सिम्टम्स है और ये
प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप मुलेठी खा सकते हैं, वो भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें वीकनेस बहुत लगती है, अगर कोल्ड या कफ होता है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो भी आप सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स खाते हैं उसे टाइम से खाइए और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है बट अगर ये बढ़ जाती है तो बहुत गंभीर रूप भी ले सकती है। तो अगर आपको किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा सीजनल फ्रूट खाइए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सीजनल फ्रूट्स खाइए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो जो वेदर चल रहा है उसके हिसाब से ही फल फ्रूट्स खाइए। और ग्रीन वेजिटेबल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खाने से पहले आप एक बाउल सलाद लेके खा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको खाना आप कम खाएंगे, आपका पेट भरा होगा। फाइबर वाले खाना ज़्यादा खाइए और ऑयली स्पाइसी खाना कम खाइए। तो आज का सेशन बस हम यही ख़त्म करते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो हमारी साइट है www.richesmultiservices.com। आप हमें मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में फिर आऊँगी जिसमें हम बात करेंगे विटामिन D3 और फॉलिक एसिड के बारे में। तो तब तक हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।